बार भी हमारी सारी कमेटी, आज हमारी सिख समाज कमेटियां, हम मोदी जी के साथ हैं और उन्हीं का साथ हैं। ये कांग्रेस में भी सिख समाज के लोग हैं, वहाँ नेता भी सिख समाज के हैं। आप अपील करने निकले हैं, पूरे शायद देश में निकले होंगे सिख समाज से अपील करने की भाजपा को वोट दें, तो आपकी अपील का और कांग्रेस के नेताओं की अपील में आप कितना अंतर मानते हैं? बस इतना ही अंतर है, वो खूनियों का साथ देंगे और हम खूनियों को जेल में डालने वालों का साथ देंगे। जिस तरह से मोदी जी ने सिख कौम के लिए सबका साथ सबका विकास, उसमें जो सिख कम्युनिटी के लिए विशेष तौर पर उनका प्यार, स्नेह और जो उन्होंने बड़े काम किए वो 75 साल में असंभव के बराबर थे। एक तरफ वो कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ रही है जिसके हाथ सिखों के खून से रंगे हैं। ये वो कांग्रेस है जिसने 1984 के अंदर सिखों के सबसे पवित्र स्थान श्री दरबार साहब के ऊपर हमला किया तोप और टैंकों से। सिखों का सबसे पवित्र श्री अकाल तख्त साहिब को गिराने का काम किया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सीने में गोलियां तक उतारी और हजारों हजारों बेगुनाह लोगों को श्री दरबार साहब में कुचला गया। यही नहीं, उसके बाद जिस तरह से राजीव गांधी ने देश भर के अंदर 8,000 सिखों को मरवाने का काम किया, गले में टैर डालकर आग लगाने का काम किया, बावर्दी आर्मी के लोगों को ट्रेनों से निकालने का काम जला दिया गया। बच्चों को हॉस्टल में जो बच्चे थे उनको तीसरी मंजिल से जिंदा आग लगाकर नीचे फेंका गया। और फिर दिल्ली के अंदर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि जब बड़ा पेट गिरता है तो धरती हिलती है, मतलब हम जिम्मेवारी लेते हैं इस धरती की। ये बहुत शर्मसार एक समाज था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1983 के कातलों को चुन चुन कर सचिन कुमार जैसे लोग, जगदीश टाइगर जैसे लोग, एच.के. भगत, कमलनाथ जैसे लोग जिनको कांग्रेस अपने साथ बैठाती थी, हमारे मोदी जी ने उनको उठाकर तिहाड़ जेल में बंद करने का काम किया। इसी तरह करतारपुर साहब गुरुद्वारा जो गुरु नानक देव जी का स्थान है, जो 75 साल से अरदास करते थे कि परमात्मा हमें उसके खुले दर्शन दिदारे का मौका दे। मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते गुरु नानक देव जी के 550 साल समागम के दौरान उसको भी खोला गया करतारपुर साहब के लांघे के माध्यम से। और हमारे सिख आज कोई भी देशवासी बिना पासपोर्ट के वहां पर दर्शन करने जा सकता है। हमें इस बात का बड़ा गर्व और बड़ा फख्र है कि प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली के अंदर औरंगजेब रोड, अकबर रोड और बाबर रोड, हमें किताबों में औरंगजेब, अकबर और बाबर का इतिहास पढ़ाया जाता था। प्रधानमंत्री जी ने न केवल सड़कों के नाम खत्म किए बल्कि औरंगाबाद जैसा शहर खत्म करके ये संदेश दिया, ये भारत औरंगजेब, अकबर, बाबर का नहीं, ये भारत गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर जी का है। हमें इस बात की बड़ी खुशी है। यही कारण है हम एक तरफा से वोट डालते हैं, क्योंकि जब गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल दिन मनाया गया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले पे खड़े होकर पूरे देश को संबोधित करके बता रहे हैं कि यही वो लाल किला है जहाँ से औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का प्रमाण सुनाया था। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं और गुरु तेग बहादुर जी इसी लाल किले पे खड़े होकर जय जयकार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमें इस बात का भी फख्र है कि जिस तरीके प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्रीय दिवस एक घोषित किया, वीरवार दिवस, और उसको समर्पित किया गुरु तेग बहादुर जी के ग्रैंड चिल्ड्रन गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी के बच्चों के नाम के उत्तर बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का, क्योंकि वो चाहते हैं कि देश को इतिहास इनका पता चले। देश को औरंगजेब का इतिहास किताबों नहीं पढ़ाना चाहिए, देश को गुरु तेग बहादुर जी का और साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी का इतिहास पढ़ाना चाहिए, जिनको जिंदा 7 साल और 9 साल की उम्र में नीमों में चिनकर शहीद किया गया था। इसलिए जब हमारे अफगानिस्तान में सिखों पे बन आई, तालिबानियों ने वहां पे हमला किया, हमें फख्र है अपने प्रधानमंत्री पे। ये वो प्रधानमंत्री है, एक तरफ वो कांग्रेस सरकार थी जो हमारे गुरुद्वारों को तोप और टैंकों से गिराने जाती थी, गुरु ग्रंथ साहिब जी पे गोलियां चलाती थी, और एक ये प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने एयरफोर्स के, ध्यान देना इस चीज को, हमारे एयरफोर्स के जहाज भेजे अफगानिस्तान दूसरी कंट्री में, और अफगानिस्तान से उन सिखों को निकाल कर लेके आए, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूपों को निकाल कर लाए, और यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी एयरपोर्ट पर जाकर खुद रिसीव करते हैं और सिर उठाकर सेवा कर लाते हैं। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरी खुशनसीबी है, मुझे सेवा करने का मौका मिला। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का एक एक सिख, एक एक पंजाबी हमारा वोटर जो है वो खुद खड़ा होकर बूथ के ऊपर ये निश्चित करे, न कि उसके अपनी और अपने परिवार की, बल्कि सारे बूथ की एक तरफा वोट डाले। इसलिए
हम लोग आज विशेष तौर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमें यकीन है कि मोदी जी की जब 400 सीटें एनडीए की आएंगी, उसमें जब हमारे यहाँ की 11 सीटें भी होंगी और उसमें हमारे सिख और पंजाबी वोटर एक तरफा वोट डालेंगे और बड़े फख्र से कह सकेंगे कि हम सब मोदी जी का परिवार है, मोदी जी हमारा के रूप में चुनाव लड़ते हैं। इसलिए हमारा कोई वहां पे राजनीतिक आधार नहीं। बीजेपी ने पहली बार अपना राजनीतिक आधार शुरू किया है 2022 के चुनाव में। और अभी आप देखना, इस बार आप देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी को, देव जी आपको भी जानकारी देना चाहता हूँ। इस वक्त बीजेपी अकेली पंजाब में ऐसी पार्टी है, कांग्रेस तो स्थापित पार्टी है, आम आदमी पार्टी वहां पे है, अकाली दल वहां पे, लेकिन हमारे 4 सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट चुनाव लड़ रहे हैं, 4 सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट। हम अकेले ऐसी पार्टियां आज पंजाब के अंदर। अब सोचिए, आम आदमी पार्टी का सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट, जिसको पार्टी दोबारा से टिकट भी दे चुकी थी, वह भी छोड़कर हमारे पास आ गया। कांग्रेस का सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट लुधियाना से बिट्टू जी, वह भी छोड़कर हमारे पास आ गए। कांग्रेस से सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट पटियाला से, वह भी छोड़कर हमारे साथ आ गए। और एक हंसराज हंस जो दिल्ली से 5 लाख वोटों से हमारे चुनाव जीते थे, हमने फरीदकोट से उनको चुनाव लड़ाने। इसलिए पंजाब में इस बार आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों में से मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जो सिंगल पार्टी जीतेगी वो बीजेपी होगी, क्योंकि हमारा आधार ही नहीं आता, इसमें कोई शक नहीं है। हम इसको मानते हैं कि हमारा वहां पे वोटर भी, सपोर्टर भी, कार्यकर्ता भी केवल चंद सीटों के ऊपर था, इसलिए हमारा आधार ही नहीं था। हमने आधार बनाना शुरू किया, जैसे छत्तीसगढ़ में बनता गया। अब देखिए, कभी किसी ने कल्पना करी थी हरियाणा के अंदर बहुत छोटी सी पार्टी थी, कभी चुनाव भी नहीं जीतते थे हम लोग, तो वहां पे हमने अपना आधार बनाया, दूसरी बार सरकार बनाई। अभी पंजाब में हमारे मैक्सिमम एमपी जीतेंगे और हमारी बात नोट कर लेना मीडिया के बदलो, 2027 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पंजाब में। अच्छा, हमने कहा 1984 के कातलों को चुन चुनकर जेल में डालते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मोदी जी आक्रोश में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं क्या? तो मुझे नहीं पता, मोदी से पूछना। आपने हाँ तो भाई, आपको लगता नहीं है? आप बताइए, को आप कांग्रेस की चीज से समर्थक हैं कि 8,000 सिखों को जिला जला दिया जाए और बाद में मंत्री बना दिया जाए? क्या आप इस चीज के हक में है? तो नहीं है तो चुन के जेल में जाएंगे और जो बाकी रहेंगे वह भी जाएंगे। सिरसा जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इस बार जो चुनाव है वो सनातन और हिंदू पर आधारित हो गया है। हमने नहीं किया। राहुल गांधी भी अपने आप को सनातनी और हिंदू बोल रहे हैं, इसको किस रूप में ले रहे हैं? तो देखिए, अपने आप हो गया ना। जो लोग कल तक टोपी पहनकर चलते थे, जब वो कहेंगे कि अब हम सनातनी बन गए, तो लोग सवाल उठाएंगे, इसलिए अपने आप ही सनातनी बन गया। चुनाव हमने नहीं किया। देखिए, जब एक विपक्ष का नेता जो मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का, एमपी बनने का सपना देखता हो और वो ये कहे कि मैं राम मंदिर में नहीं जाऊंगा, और उस दिन कहे कि मैं जाऊंगा, फिर कहे मैंने माता जी से सलाह किए नहीं जाऊंगा, फिर कहे कि मैंने लोगों से सलाह किए जाऊंगा, और अंत में कहे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तो भाई चुनाव को हिंदू वर्सेस हो ही जाएंगे। कुछ नहीं किया, अंतिम प्रश्न, हमने कुछ नहीं किया। कौन से धर्म के हैं राहुल गांधी? फिर उनको खुद को नहीं पता वो कौन से धर्म के हैं। जैसे तमिलनाडु में अन्नामलाई जी आप लोगों का फेस है, तो पंजाब में आप लोगों को कौन है ऐसा जो आपको रिवाइव करेगा वहाँ पे जो फेस आप लोगों को है? ऐसा है कि तमिलनाडु में हम बहुत कम थे, 0 के बराबर से शुरू हुए थे। पंजाब में हम 22-23 लोग चुनाव लड़ते रहे हैं। हमारे वहाँ पे अनेकों फेस हैं, एक फेस की हमें जरूरत नहीं है। वहाँ मोदी जी के चेहरे के रूप में और संगठन तौर पर हमारे सीनियर लीडर है बहुत सारे, जिसमें हमारे अध्यक्ष भी हैं, तो हम हमारे बहुत मजबूत चेहरे हैं पंजाब। आम आदमी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा ये जो इलाके हैं, यहाँ आम आदमी पार्टी भाजपा के लिए कहीं न कहीं सिरदर्द है। पंजाब में तो गवर्नमेंट है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है। जिस तरह आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी को इसके लिए डैमेज कंट्रोल है? मुझे आपका सवाल नहीं समझ में आया। आप दोनों जवाब खुद ही बोल दिया आपने। पार्टी के नेता जिस तरह जेल जा रहे हैं, क्या इन 3 राज्यों में बीजेपी को सीटों का नुकसान होगा? तो आप, मैं बता रहा हूँ, मैं यही बड़ा हैरान होता हूँ। मैं मीडिया के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप हमें राजनीति के इतने बच्चे स्कूल में जाते बच्चे समझते हैं कि जेल जाने वाला आदमी जेल में जाएगा और हमें नुकसान हो जाएगा। अरे भैया, शराब घोटाले में जेल जा रहे हैं, वो कोई पाकिस्तान पे बॉर्डर पे लड़ते हुए जेल नहीं जा रहे हैं। आप गलत फहमी मत रहिएगा। जो लोग शिक्षा के नाम पर वोट लेके आए थे,
किताब पकड़ाएंगे, किताब की जगह 2 शराब की बोतल जब पकड़ाएंगे तो हमने जेल में नहीं डाला, माताओं ने उनके लिए अरदास की, प्रार्थना किया, ये परमात्मा ऐसा नशे बांटने वाले को जेल में डाल दो और जेल में चले गए। इसमें बताइए हमारा क्या योगदान है? पॉलिसी बनाई अरविंद केजरीवाल ने, शराब वालों को ढूंढा अरविंद केजरीवाल ने, लाइसेंस दिया अरविंद केजरीवाल ने, शराब के पैसे लिए अरविंद केजरीवाल ने, और फिर जब गंदा काम किया तो जेल में डाला ईडी ने। तो बताओ हमारा इसलिए क्या कसूर है? इसलिए जेल में जाएंगे। लेकर आप लोग अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कश्मीर में आप लोगों ने पार्टी में एक भी कैंडिडेट नहीं। देखिए, आपको ये बात बहुत अच्छी और गहरी बात आपने की। प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार एक बात कहते हैं, आज आप फिर ध्यान से सुनिए। ये भी बोला गया हम देवता पार्टी कर रही है, इसमें नहीं होता। अरे अभी आप लोग के हमें एक ही स्टैंड नहीं देते, कभी आप कहते हैं कि आप बदोश में है, फिर आप कहते हैं हम डर रहे हैं। बताइए, जो 400 सीटों पे चुनाव लड़कर जीतने की बात कर रहे हैं उनको आप कह रहे हैं डर रहे हैं। जिन विचार की 40 सीटें भी आई और इस बार 10 पे रहने वाले हैं, वो उनको हमें डरा रहे हैं। भाई साहब, ये डरने डराने वाला मकसद आप पहले खुद तय कर दीजिए कौन किसको डरा। धन्यवाद।